किसी भी नॉर्मल दिन की तरह एक स्लेव ट्रेडर अपना डेली बिजनेस कर रहा था। तभी अचानक एक कपल उसके पास आया, स्लेव खरीदने नहीं बल्कि अपने ही बच्चे को बेचने के लिए। स्लेव ट्रेडर ने तुरंत मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो बच्चे नहीं खरीदता, और सस्पिशियस नजर से पूछा कि क्या वे सच में उस लड़के के पेरेंट्स हैं। उसी वक्त पास खड़ा एक ट्रेडर उस कपल का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और बच्चे को खरीद लेता है। ये ट्रेडर दरअसल एक नोबल मैन था जो स्लेव्स को खरीदने के लिए पूरी वर्ल्ड में ट्रैवल करता था। वो कपल एक बार भी पीछे मुड़े बिना चला गया और नोबल मैन भी वहां से निकल गया। सच कहूं तो नोबल मैन किसी स्ट्रॉन्ग इंसान की तलाश में था, क्योंकि स्लेव जितना पावरफुल होता, अरीना फाइट्स उतनी ही एंटरटेनिंग होती और उसे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलता। ज्यादातर स्लेव्स वीक होते थे, इसलिए वो अक्सर वॉर प्रिजनर्स या वांटेड क्रिमिनल्स की तलाश में रहता था, जो इजी नहीं था। फिर उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो एक रियल वॉरियर जैसा दिखता था, जिसका बॉडी माउंटेन जैसा स्ट्रॉन्ग था। नोबल मैन ने सोचा, काश मुझे ऐसा कोई वॉर स्लेव मिल जाए। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि यही आदमी अपना बच्चा बेच रहा है। ये समझते हुए उसने उस लड़के को खरीदने का डिसीजन लिया। बाद में उसने बच्चे को अपने अरीना में भेज दिया और अपने चैंपियन को उसकी ट्रेनिंग और केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, बदले में रिवॉर्ड देने का प्रॉमिस किया। चैंपियन ने सोचा कि लड़का एक हफ्ता भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अरीना का एनवायरनमेंट बहुत ब्रूटल था, बच्चों के लिए नहीं बना था। लेकिन सरप्राइजिंगली वो लड़का सरवाइव कर गया। वो अच्छे से खाता, एक्टिव रहता और अपनी स्पिरिट को जिंदा रखता। चैंपियन को जल्दी एहसास हो गया कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। उसने उसे दिल से ट्रेन करना शुरू किया। चैंपियन जो भी सिखाता, लड़का उससे डबल सीखता, और बिना सिखाए भी वो अपनी मर्जी से नई चीजें सीखता रहता। टाइम बीतता गया, लड़का बड़ा और स्ट्रांग बन गया और उसने अपनी खुद की सोच बनाना शुरू कर दिया। चैंपियन अब उसके थॉट्स को पूरी तरह समझ नहीं पाता था। फिर उस लड़के के पहले अरीना मैच का दिन आया। चैंपियन ने उसे देखा और स्पीचलेस रह गया। उसके कॉम्बैट स्किल्स अनबिलीवेबल थे। जो उसने सिखाया था उससे कहीं आगे। उसकी टेरिफाइंग पावर ने पूरे अरीना को हिला दिया। बहुत कम एज में ही वो अरीना किंग बन गया। कुछ समय बाद चैंपियन आखिरकार अपनी अरीना फाइट हार गया, लेकिन अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उसने उस लड़के को अरीना में अपने अपोनेंट को गुस्से में मारते हुए देखा। अपने पेरेंट्स द्वारा छोड़ा गया लड़का अब उस एक इंसान को भी खो चुका था जिसने उसे पाला था। फिर भी वो जिंदा रहा, लड़ता रहा, बढ़ा हुआ और फाइनली एक अडल्ट बन गया। इसके कुछ समय बाद एक इवेंट की अनाउंसमेंट हुई, एक ऐसा इवेंट जो शायद उसे आखिरकार अरीना से बाहर निकलने का मौका दे सकता था। विलियम नाम का एक स्टूडेंट अपने सीनियर के साथ अरीना पहुंचा। विलियम ने डर कर अपने सीनियर से कहा कि ये जगह किसी गैम्बलिंग den जैसी लगती है, अगर यूनिवर्सिटी को पता चला तो वे प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। सीनियर ने उसे वरी न करने को कहा। विलियम ने कहा कि वे यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए थे, ऐसी एक्टिविटीज में हिस्सा लेने नहीं, और कहा कि उसे जल्दी वापस जाना होगा क्योंकि उसे कल अपनी ट्यूशन फीस भरनी है। उसे नहीं पता था कि सीनियर ने सीक्रेटली विलियम की कॉइन्स वाली पाउच यानी उसकी ट्यूशन मनी चुरा ली थी और उससे बेट लगा दी थी। विलियम ने सीनियर के पीछे आने के लिए खुद को कोसा। उसे अपने पिता की एडवाइस याद आई, मेरे बेटे बारबेरियन मत बनना, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। उसे अपनी सिस्टर का प्यार और अपनी मॉम का ये कहना याद आया कि वे उसे ज्यादा पैसे नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी वे प्राउड हैं। विलियम ने स्लोली गॉड से प्रेयर की कि इस बार उसके पैसे बच जाएं, वादा करते हुए कि वो ये मिस्टेक फिर नहीं दोहराएगा। वे अरीना में दाखिल हुए। माहौल डार्क और डेंजरस लग रहा था। अनाउंसर ने पहले फाइटर का इंट्रो दिया, उत्तरी पहाड़ों का एक वॉरियर जो हाल ही में जेल से रिहा हुआ था, डेथ ब्रिंगर। वो एक स्पाइक्ड क्लब चलाता था। सीनियर ने कहा कि वो स्ट्रांग लग रहा है। विलियम नर्वस हो गया, ये महसूस करते हुए कि ये जगह कितनी वायलेंट थी। उसने पूछा कि क्या सीनियर ने डेथ ब्रिंगर पर बैट लगाया था, लेकिन सीनियर ने कहा नहीं, उसने हैप्पी फेस पर लगाया है। विलियम नाम सुनकर हैरान रह गया। ये किसी वीक आदमी का नाम लग रहा था। उसने मजाक में कहा कि शायद उस आदमी की बस एक क्यूट स्माइल होगी। फिर जब अनाउंसर ने पुकारा हैप्पी फेस, क्राउड में एक्साइटमेंट भर गई और सब उसका नाम चिल्लाने लगे। हैप्पी फेस अरीना में आया। कर्ली बालों वाला, इनोसेंट फेस और जेन्युइन स्माइल वाला एक यंग लड़का था। वो नंगे पैर था। विलियम स्टन्ड रह गया। उसने उठकर चिल्लाया कि लड़के को बाहर निकालना चाहिए, कि वो यहाँ का नहीं है और अगर रहा तो मर जाए।
जाएगा, लेकिन क्राउड ने उसे इग्नोर कर दिया। डेथ ब्रिंगर हंसा ये सोचकर कि ये जोक है, लेकिन कहा कि वो फिर भी उसे मार देगा। उसने अपने वेपन से हैप्पी फेस पर जोरदार अटैक किया। विलियम डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोलीं तो हैप्पी फेस जमीन पर पड़ा था, खून बह रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो फिर खड़ा हो गया। विलियम ने उसे रोकने को कहा, लेकिन अचानक उसे बचपन की एक बात याद आई, जब उसने अपने पिता के साथ नीचे के जिलों में स्लेव बच्चों को देखा था और पूछा था कि क्या उनके लिए ऐसा जीना अनफेयर नहीं है। उसके पिता ने कहा था कि वे ऐसे ही पैदा हुए हैं और उसे एम्पायर की ग्रेटनेस पर फोकस करना चाहिए, ये उनकी डेस्टिनी है। विलियम ने गुस्से और कंफ्यूजन में अपनी आंखें वापस अरीना पर जमाता है। डेथ ब्रिंगर फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार हैप्पी फेस ने अपने बैर हाथों से हमले को रोक दिया। उसी पल उनकी आंखें मिली। विलियम की आंखें आंसुओं से भरी थीं, जबकि हैप्पी फेस अब भी मुस्कुरा रहा था। फिर हैप्पी फेस ने काउंटर अटैक शुरू किया, ब्रूटल और फास्ट। विलियम शॉक्ड रह गया। हैप्पी फेस तब तक वार करता रहा जब तक डेथ ब्रिंगर गिर नहीं गया। अरीना चीयर्स से गूंज उठा। विलियम डिसबिलीफ में खड़ा रह गया। सीनियर ने मुस्कुराते हुए उसे बेटिंग स्लिप दिखाई। हैप्पी फेस की विन रेट 99%। सीनियर हंसा और बोला, छोटे बेट्स पर टाइम क्यों वेस्ट करें, अगली बार बिग बेट लगाएंगे। विलियम ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो क्वाइटली चला गया, वापस यूनिवर्सिटी पहुंचा और अपनी ट्यूशन फी भर दी। उस रात वो सो नहीं सका। हैप्पी फेस की स्माइल और फाइट उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। मॉर्निंग में वो अचानक उठ खड़ा हुआ। इस बीच उसका सीनियर अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था। तभी विलियम अचानक उसके सामने आया। सीनियर शॉक में जम गया, क्योंकि विलियम ने काम लेकिन इंटेंस नजर से पूछा, हम अरीना में कब वापस जा रहे हैं। सीन बदलता है। डेथ ब्रिंगर को होश आया। अपनी हार के गुस्से में उसने फिस्ट्स भींच ली। पास के एक फाइटर ने उसका मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि अब वो काफी सो चुका होगा और अगले मैच की तैयारी कर ले। डेथ ब्रिंगर ने इधर उधर देखा और हैप्पी फेस को पास में ट्रेनिंग करते हुए पाया। उस आदमी ने कहा कि वो लकी है कि उसने उस लड़के से लड़ा। उसने बताया कि हैप्पी फेस हमेशा अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ के हिसाब से अपना स्किल लेवल एडजस्ट करता है। ये सुनकर डेथ ब्रिंगर गुस्से में चिल्लाया कि वो सिर्फ इसलिए हारा क्योंकि उसने गार्ड कम कर दी थी। हैप्पी फेस ने टेंशन महसूस की और बोला कि लड़ाई अरीना के लिए बचा कर रखो। उस आदमी ने तुरंत उसे सर कहा। डेथ ब्रिंगर को एहसास हुआ कि सब उसकी कमांड मानते हैं, शायद इसलिए क्योंकि हैप्पी फेस ने उन्हें हराया था। उसने सोचा कि लड़के की जीत सिर्फ लक थी, ये सब वीक है। अगर वो हैप्पी फेस को हरा दे तो वो यहाँ का नया बॉस बन जाएगा। वो हैप्पी फेस की तरफ गया और पूछा कि वो कहाँ से आया, स्लेव मार्केट से, वॉर प्रिजन से या पायरेट्स ने किडनैप किया था। हैप्पी फेस ने अपनी यूजुअल जेंटल स्माइल के साथ जवाब दिया कि उसने सुना था कि उसके पेरेंट्स ने उसे यहाँ बेच दिया था। वो यहीं पला बढ़ा और अरीना के लोगों ने उसे लड़ना सिखाया। डेथ ब्रिंगर ने गैस लगाया, इसका मतलब कोई उसका मास्टर रहा होगा, कोई उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हैप्पी फेस को लगा कि उसने जरूरत से ज्यादा बोल दिया। उसने अपनी शर्ट उतारी, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी दिखाई जो पुराने स्कार से भरी थी। उसने बताया कि जिसने उसे ट्रेन किया था वो अब जिंदा नहीं है और अब कोई नहीं बचा जो उसे कुछ नया सिखा सके या उसे प्रॉपर फाइट दे सके। डेथ ब्रिंगर की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि कभी-कभी वो अपने जैसे लोगों को उसे किल करने देता है ताकि फाइट्स टफ लगें, जिससे क्राउड एंटरटेन होता है। ये सुनकर डेथ ब्रिंगर की आंखें डर से भर गईं। उसे याद आया कि हैप्पी फेस ने उसके अटैक को कितनी इजीली रोक लिया था। हैप्पी फेस ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, ये ब्रेक टाइम है, अब लड़ने की जरूरत नहीं, हम अरीना में फिर मिलेंगे। फिर वो वापस ट्रेनिंग में लग गया। वो आदमी उसे कहता है कि ये ठीक है, स्टार्टिंग में हर कोई ऐसा ही महसूस करता है। इसी बीच विलियम एक पास लेकर अरीना पहुंचता है। वो हिचकिचाता है, अभी भी बेचैन है। उसे लग रहा है जैसे वो फिर से एक जुए के अड्डे में घुस रहा है। उसके पास जो पास है वो उसे एक सीनियर ने कुछ पैसों के साथ दिया था ताकि वो एक और दांव लगा सके। सीनियर ने उसे ये भी बताया था कि कौन सा दांव लगाना है। विलियम चुपचाप लाइन में खड़ा अरीना में एंटर करने का वेट करता है। सीन फिर से एक दूर दराज गांव में एक छोटे कब्रिस्तान घर में बदल जाता है। मालिक एक बूढ़ा ग्रेव डिगर है जो अपने असिस्टेंट सिगार को अरीना में जाकर लड़ाइयों के बाद लाशें इकट्ठा करने के लिए कहता है। वे गधे की गाड़ी पर अरीना की ओर जाते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो बूढ़ा आदमी चारों ओर ध्यान से देखता है और कहता है कि ऐसा
ऐसा लगता है कि यहाँ कोई बड़ा इवेंट हुआ है। सैगर लाशों को गाड़ी में उठाना शुरू करता है। ऐसा करते हुए उसे कुछ अजीब चीज दिखती है, मरे हुए फाइटर्स की कलाइयों और छाती पर नीले चोट के निशान। वो करीब झुकता है और महसूस करता है कि ये हथियारों से लगे कट नहीं है, बल्कि नंगे हाथों से लगी चोटें हैं। निशान सिर्फ कुछ दिन पुराने हैं। उसे सरप्राइज होता है कि ये कैसे पॉसिबल है। अरीना हथियार कॉम्बैट के लिए मशहूर है, तो नंगे हाथों से लड़ने के निशान क्यों हैं? अचानक बूढ़ा आदमी घबराकर उसे पुकारता है। वो एक लाश की ओर इशारा करता है और कहता है कि ये शाही परिवार के किसी मेंबर जैसा लगता है, वही पर्सन जिसे हाल ही में मिसिंग बताया गया था। जब सागर जांचता है तो उसे शाही निशान पूरी तरह से मेल खाते हुए दिखते हैं। सागर जोर देता है कि उन्हें तुरंत लॉर्ड और चर्च ऑफिसर्स को इसकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे रोक देता है, ये वार्निंग देते हुए कि किंग का गुस्सा खतरनाक है, वो शायद इसके बजाय उन्हें गिल्टी ठहराएगा। चुप रहना ज्यादा सुरक्षित है। सागर असहमत होता है, ये कहते हुए कि जिसने भी ये क्राइम किया है उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, भले ही इसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। वो चला जाता है, ये कहते हुए कि शायद अरीना से जुड़ा हर कोई इस वजह से फिनिश हो जाएगा। इसी बीच विलियम फिर से अरीना पहुंच चुका है, हैप्पी फेस की लड़ाई शुरू होने का वेट कर रहा है। दूसरी तरफ मौसम बारिश वाला हो जाता है। एक महिला कपड़े अंदर लाने के लिए बाहर भागती है, लेकिन जब वो मुख्य दरवाजा खोलती है तो वो सदमे में जम जाती है। लोहे के आर्मर पहने सैनिक उसके घर के पास से मार्च कर रहे हैं। टुकड़ी का लीड एक कमांडर कर रहा है और वे एक साथ सीधे अरीना की ओर बढ़ते हैं। कमांडर एक क्लियर ऑर्डर देता है, शाही परिवार के मेंबर का किलर इस जगह के अंदर छिपा है, कोई भी जिंदा बचकर नहीं निकलना चाहिए, सभी को पकड़ना है और अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसे मौके पर ही मार देना है। अरीना के अंदर लड़ाइयां जारी हैं। विलियम को अन्य मैचेस में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ हैप्पी फेस की लड़ाई का वेट कर रहा है। फिर अनाउंसर मुख्य इवेंट की अनाउंस करता है। भीड़ जोर से जयकार करती है जैसे ही हैप्पी फेस हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए अरीना में एंटर करता है। अगला अनाउंसर अपने अपोनेंट का इंट्रोड्यूस कराता है, एक सीरियल किलर जिसने हाल ही में एक पूरे गांव में आतंक फैलाया था। उसका नाम नॉकटर्नल डीमन है और वो फाइनल मैच में हैप्पी फेस का सामना करेगा। विलियम सदमे में है, ये सोच रहा है कि ऐसा खतरनाक आदमी यहाँ कैसे आ गया। अरीना में जाने से पहले नॉकटर्नल डीमन कहता है ये जगह उसके लिए हेल नहीं हेवन है। अचानक कमांडर सैनिकों के साथ बैक स्टेज में आता है। वो सीरियल किलर को तुरंत पहचान लेता है। कमांडर कहता है कि अगर उसके जैसे लोग जेल से बाहर आ सकते हैं तो इसका मतलब है कि कोई शाही मेंबर शामिल है। ये सुनकर नॉकटर्नल डीमन घबरा जाता है। उसे कमांडर के पीछे एक खुला गेट दिखता है और वो भागने की सोचता है, लेकिन इसके बजाय वो अचानक आगे लपकता है और कमांडर पर हमला करता है। कमांडर हालांकि उसे एक ही वार में तुरंत मार देता है। फिर कमांडर खुद एंट्रेंस से अरीना में आता है और अपने आदमियों को उसे घेरने का ऑर्डर देता है। सैनिक फैल जाते हैं, हर एग्जिट को रोक देते हैं और अपने हथियार साधते हैं। वो अंदर मौजूद सभी को घुटने टेकने का ऑर्डर देता है। एक आदमी सैनिकों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तुरंत मौके पर ही मार दिया जाता है। ये देखकर विलियम घबरा जाता है और तुरंत ऑर्डर के अकॉर्डिंग घुटने टेक देता है। कमांडर फिर अपना ध्यान हैप्पी फेस की ओर करता है और उसे भी घुटने टेकने का ऑर्डर देता है, लेकिन हैप्पी फेस शांत और स्टिल खड़ा रहता है। उसकी आंखें कमांडर के हथियार की ओर मुड़ती हैं और अचानक वो हमला करता है। कमांडर जवाबी हमला करता है, लेकिन हैप्पी फेस आसानी से चकमा देता है और कमांडर के खुद के हथियार से एक वार से पलटवार करता है, सीधे उसके चेहरे पर मारता है। भीड़ सदमे में हांफती है, कोई बिलीव नहीं कर सकता कि वो क्या देख रहे हैं। गुस्से में कमांडर फिर से हमला करता है, लेकिन हैप्पी फेस ने पहले ही उसकी चाल पढ़ ली थी। एक ही पावरफुल मुक्के से वो कमांडर को अरीना के फर्श पर दूर तक फेंक देता है। विलियम की आंखें डिसबिलीफ में चौड़ी हो जाती हैं, वो सदमे से बमुश्किल सांस ले पा रहा है। कमांडर घायल लेकिन जिंदा उठने और एक बार फिर हमला करने के लिए स्ट्रगल करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर सके सैनिकों ने तीरों से हमला कर दिया। हैप्पी फेस को तीर लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। कमांडर मोशनलेस खड़ा उसे औ से घूर रहा है। ये आदमी किसी ऐसे पर्सन से अलग है जिसे उसने पहले कभी देखा है। फिर जब वो करीब से देखता है तो उसे हैप्पी फेस का एक्सप्रेशन नजर आता है। बॉडी में तीर चुभे होने के बावजूद हैप्पी फेस अभी भी मुस्कुरा रहा है। कमांडर सोचता है कि हैप्पी फेस उसे मजाक भरी नजरों से
उसे देख रहा है। गुस्से में वो अपने हथियार के साथ खड़ा हो जाता है, वार करने के लिए तैयार, ये मानते हुए कि हैप्पी फेस उसका इंसल्ट कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सकें, एक नोबल मैन उसे रोकने के लिए चिल्लाता है। कमांडर उसे पहचानता है, ये नोबल मैन लुकास्टियन है। नोबल मैन समझाता है कि हैप्पी सिर्फ इसलिए हमला करता है क्योंकि वो सोचता है कि ये अरीना की लड़ाई का हिस्सा है। वो उस दुनिया से कभी बाहर नहीं रहा और सिचुएशन को नहीं समझ सकता। जो भी हथियार के साथ अरीना में एंटर करता है, वो उसे ऑटोमेटिकली एक अपोनेंट के रूप में देखता है। नोबल मैन फिर एक चौंकाने वाला खुलासा करता है, हैप्पी का फेशियल एक्सप्रेशन जानबूझकर नहीं है, उसे बचपन से ही एक डिसेबिलिटी है। उसके चेहरे की नसें डैमेज्ड हैं, जिससे उसका एक्सप्रेशन एक परमानेंट मुस्कान में अटक गया है। इस पर बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। उस एक्सप्रेशन की वजह से वो हमेशा चीयरफुल और हैप्पी दिखता है। जब उसके माता पिता ने उसे त्याग दिया था, तब भी वो हंसता हुआ लग रहा था। जब उसे चोट लगी तो वो मुस्कुराया। जब उसे पालने वाला आदमी मरा, तब भी वो हैप्पी दिख रहा था। यही वजह है कि जेल में लोग उसे डीमन कहते थे। उसे इसकी वजह से बहुत दुख हुआ, लेकिन वो सिर्फ इसलिए जिंदा रहा क्योंकि वो लड़ने में अच्छा था। लुकास्टियन कहता है कि उसने हैप्पी को पूरी जिंदगी देखा है। वो सच्चाई जानता है। हैप्पी कभी अपनी असली इमोशंस नहीं दिखा सकता। अंदर से वो हमेशा डरा हुआ, दुखी और डिस्पेयर में होता है। फिर भी लोग कभी इस पर बिलीव नहीं करते। अब भी दर्द और चोटों के बावजूद वो अभी भी हैप्पी दिख रहा है। लोग उसके मुस्कुराते हुए चेहरे से फैसिनेटेड रहते हैं, हमेशा उसे देखने के लिए वापस आते हैं। लुकास्टियन एक्सेप्ट करता है कि वो भी हैप्पी की ओर अट्रैक्टेड था, इतना कि वो भागा नहीं। वो उसके लिए वापस आया था ताकि वो उस खुशी का कर्ज चुका सके जो हैप्पी ने अनजाने में उसे दी थी। कमांडर गुस्से में उसे चुप रहने के लिए कहता है और अपने हथियार से उस पर हमला करता है। थोड़ी देर बाद नोबल मैन, जो शाही परिवार का मेंबर था, अपने क्राइम्स एक्सेप्ट करता है। उसे और अन्य अरीना ऑर्गेनाइजर्स को किंग के महल के सामने फांसी दे दी जाती है। किंग का गुस्सा कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन अरीना के कैदी अपनी कोठरियों में मौत का वेट करते रहते हैं। उनमें विलियम भी है। डरा हुआ और पछतावे से भरा हुआ वो हैप्पी के बगल में बैठता है। उसे वहां देखकर विलियम चौंक जाता है और पूछता है कि वो वहां कैसे आया। हैप्पी उसे बताता है कि वो कल रात से उसके बगल में कैद है। अंधेरे ने उसे छिपा दिया था, लेकिन वो विलियम को खुद से बात करते हुए देख रहा था। चौंक कर विलियम पूछता है कि क्या तीरों ने उसे घायल नहीं किया था। हैप्पी कहता है कि उसे थोड़ा लगा था, लेकिन बाकी सब एक नाटक था ताकि सभी को लगे कि वो मर गया है। विलियम स्पीचलेस रह जाता है। घबराकर वो पूछता है कि क्या हैप्पी डरा हुआ है। हैप्पी एक्सेप्ट करता है कि वो है, क्योंकि वे दोनों मरने वाले हैं। विलियम अपना सिर झुका लेता है, हंसने की कोशिश न करते हुए, ये सोचकर कि उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके शब्दों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। हैप्पी उसे वरी न करने को कहता है। हर कोई उसे इसी तरह गलत समझता है। वे दोनों चुप हो जाते हैं। विलियम को रियलाइज होता है कि जिस आदमी को वो कभी खतरनाक समझता था, वो वैसा नहीं है जैसा वो दिखता है। दरअसल उसे उसकी प्रेजेंस में अजीब तरह की शांति महसूस होती है। बाद में एक गार्ड किंग के ऑर्डर के साथ आता है। जिन कैदियों के परिवार थे, वे उन्हें रेस्क्यू के लिए बुला सकते हैं। यदि इनोसेंट प्रूव होते हैं तो उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा। जो अपनी ओरिजिन्स प्रूव नहीं कर सकते, उन्हें पनिशमेंट भुगतनी होगी। 1 घंटे बाद विलियम का परिवार आता है। वो आंसुओं और माफी के साथ उनसे मिलता है और वे उसे खुशी से गले लगा लेते हैं। कोठरी के अंदर से हैप्पी चुपचाप उस रियूनियन को देखता है। जब विलियम वापस उसकी ओर देखता है तो उसके पिता उसके सिर पर हाथ रखते हैं, जिससे विलियम के पास्ट की यादें ताजा हो जाती हैं। उसके पिता कहते हैं कि बिना परिवार वाले लोग ऐसे ही रहते हैं, अकेले। आंसुओं के साथ विलियम खुद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता गुस्से में दूर हटते हैं और चले जाते हैं। विलियम खुद से सोचता है कि वो अभी भी वैसा ही है जैसा वो बच्चा था, बेबस और कमजोर। हैप्पी उसे उसी जेंटल स्माइल के साथ देखता है, उसे बताता है कि वो ठीक हो जाएगा। फिर वे अलग हो जाते हैं। बाद में एक ऑफिसर कमांडर के पास आता है, ये रिपोर्ट करते हुए कि इनोसेंट लोगों को रिलीज कर दिया गया है। कमांडर बाकियों को एग्जीक्यूशन के लिए ले जाने का ऑर्डर देता है, लेकिन ऑफिसर हिचकिचाता है और कहता है कि एक खास कैदी है। लुकास्टियन ने उसे चर्च के मेंबर के रूप में रजिस्टर किया है। चर्च के कानून के अकॉर्डिंग उसे मारा नहीं जा सकता। उसकी पनिशमेंट लाइफ लॉन्ग स्लेवरी में बदल दी गई है और किंग ने इसे मंजूरी दे दी है। कैदी का कोई असली नाम नहीं है, सिर्फ एक टाइटल, हैप्पी फेस। ऑफिसर कांप उठता है लुकास्टियन के लास्ट शब्दों को याद करते हुए। शायद ये उसका शुक्रिया कहने का तरीका है। 1 हफ्ता बीत जाता है। सीन स्लेव मार्केट में बदल जाता है। व्यापारी फुसफुसाते हैं कि नया स्लेव पागल लगता है, वो हर समय मुस्कुराता रहता है।
दूसरा जवाब देता है कि कोई उसे खरीदना नहीं चाहता और चर्च ने उसे सस्ते में बेच दिया है। फिर एक बूढ़ी महिला दिखाई देती है। वो कहती है कि वो बच्चे को खरीदना चाहती है। व्यापारी हंसते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ कोई बच्चे नहीं हैं। लेकिन वो अपनी छड़ी हैप्पी फेस की ओर करती है और कहती है, वो बच्चा जो वहाँ रो रहा है। उसकी एंशंट आंखों की परछाई में हैप्पी फेस की इमेज दिखाई देती है। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा अब खामोश आंसुओं से गीला है। थोड़ी देर बाद एक महिला डाइनिंग टेबल पर बैठी है, हैरान होकर पूछती है कि क्या दादी सचमुच एक स्लेव को घर ले आई हैं। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बताता है कि दादी को अब क्लिनिक ज्यादा बार जाना होगा, क्योंकि वो बूढ़ी हो रही हैं, इसलिए मदद के लिए किसी का आसपास होना अच्छा रहेगा। लड़की फ्राउनिंग करती है, ये कहते हुए कि ऐसे स्लेव्स पर ट्रस्ट करना अच्छा आइडिया नहीं है। आदमी उसे वरी न करने को कहता है। दादी एक दयालु और जेंटल वाली को लाई हैं और उसकी आंखें हमेशा किसी पर्सन के असली नेचर को देख सकती हैं। लेकिन लड़की अभी भी बेचैन है और तय करती है कि वो अगले दिन खुद उसे देखने जाएगी, ताकि ये तय कर सके कि वो भरोसेमंद है या नहीं। इस बीच बूढ़ी महिला हैप्पी फेस को नहाने और कपड़े बदलने के लिए कहती है, जबकि वो उसके लिए खाना तैयार करती है। वो समझाती है कि ये सिर्फ आज के लिए है, कल से उसे काम शुरू करना होगा। हैप्पी फेस धीरे से लड़ने के बारे में पूछता है, जो उसे हैरान कर देता है। वो उससे कहती है कि ऐसी बातें फिर कभी ना बोले। जब वो बात के लिए जाता है तो वो हिचकिचाता है, ये सोचकर कि पानी ठंडा होगा और वो जम जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, उसे गर्मी महसूस होती है। ये गर्म और आरामदायक पानी है। अपने जीवन में पहली बार उसे गर्मी का सूदिंग टच महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे उसका पुराना दर्द धुल रहा हो। नहाने के बाद वह कपड़े बदलता है, खाना खाता है और बूढ़ी महिला उसके घावों पर दवा लगाती है, ये महसूस करते हुए कि उसे कितनी बेरहमी है कोड़े मारे गए हैं। हैप्पी फेस उसे मास्टर कहता है, लेकिन वह धीरे से उसे ठीक करती है। उसे इसके बजाय दादी कहने को कहती है। फिर वह पूछता है कि क्या वो बाहर जा सकता है। वह कहती है कि अगर वह जाना चाहता है तो वह उसे रोकेगी नहीं। जब वह बाहर कदम रखता है तो उस पर एक अजीब नई फीलिंग छा जाती है। ये कुछ ऐसा है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। बचपन से ही वह हमेशा बाहर जाना चाहता था। जिस आदमी ने उसे पाला था, चैंपियन, उसे बताता था कि बाहर की दुनिया बड़ी है और एक दिन अगर वह कभी आज़ाद हुआ तो वह समझेगा। घर को देखकर वह वापस मुड़ता है और फिर से घर की ओर चलता है। हर कदम के साथ उसे वही वार्मथ महसूस होती है जो उसने एक बार चैंपियन की ओर चलते हुए महसूस की थी, उस आदमी को जिसे वह अपना पिता मानता था। दादी मुस्कुराती है जैसे ही वह अंदर आता है। हैप्पी फेस बर्तन उठाता है, ये कहते हुए कि वह उसी दिन से काम शुरू करेगा। जल्द ही बूढ़ा आदमी घर लौटता है। वह हैप्पी फेस को पहले से ही काम करते हुए देखकर हैरान होता है और पूछता है कि क्या ये वही बच्चा है जिसका जिक्र दादी ने किया था। वह आगे बढ़ती है, हैप्पी फेस की ओर इशारा करती है और कहती है, हाँ, यही वही बच्चा है। आदमी खुद से सोचता है कि कल जब विनी वापस आएगी तो शायद कोई ट्रबल हो सकती है। फिर भी वह हैप्पी फेस का काइंडली वेलकम करता है। वह दिन हैप्पी फेस के जीवन का सबसे गर्म दिन बन जाता है। इसी बीच उसी रात विलियम अपने जीवन की सबसे ठंडी रात जी रहा है। कुछ लोग तो उसके डॉर्म विंडो पर पत्थर भी फेंकते हैं। हफ्ते भर में अरीना इंसिडेंट की खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है। विलियम को क्रिमिनल का लेबल दे दिया जाता है। वह कितना भी चिल्लाए कि वह शामिल नहीं है, वह इस डाउट से बच नहीं पाता कि उसे अरीना में शाही परिवार के मेंबर को मरते हुए देखकर मजा आया था। हालांकि उसने उसे असल में देखा नहीं था। इस वजह से उसके सभी स्कूल अवार्ड्स जब्त कर लिए जाते हैं और उसकी चर्च स्कॉलरशिप काट दी जाती है। दया की उसकी कोई भी अपील एक्सेप्ट नहीं की जाती। डेस्परेशन में वह एक सीनियर के कमरे में जाता है। दरवाजा जोर से खटखटाता है और कहता है कि उसके पास जो पास है वो उसका है। सीनियर दरवाजा थोड़ा खोलता है, फुसफुसाते हुए कहता है कि विलियम उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। फिर जोर से उसे बारबेरियन कहता है और उसे जाने के लिए कहता है। वह सभी के सामने विलियम का मजाक उड़ाता है। विलियम आखिरकार अपना पेशेंस खो देता है और सीनियर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दो अन्य छात्र उसे रोकते हैं। उसी रात उसे डॉर्मेटरी से निकाल दिया जाता है। उसका फ्यूचर अनसर्टेन रह जाता है। उसमें घर जाने की हिम्मत नहीं है। इसके बजाय वह अकेले पहाड़ों में भटकता है, रोता है और अपने माता पिता से माफी मांगता है। उसी पल हैप्पी फेस पास में ही है, कुछ खाने के लिए झाड़ियों में खोज रहा है। विलियम को देखकर वह पूछता है कि क्या वो ठीक है। विलियम स्टन्ड रह जाता है। उसने सोचा था कि हैप्पी फेस मर गया था।
वह पूछता है कि वह वहाँ कैसे है। हैप्पी फेस जवाब देता है कि वह उस रात खाने की तलाश में बाहर है। दोनों से अनजान कुछ आदमी उन्हें अंधेरे से देख रहे थे। उनमें से एक ने अपने बॉस के कान में फुसफुसाया कि वो लड़का यूनिवर्सिटी से है। उसने उसे खुद कैंपस से निकलते देखा है, जिसका मतलब है कि वो किसी नोबल परिवार से ताल्लुक रखता होगा। दूसरा लड़का तो बस एक बेवकूफ गांव का छोकरा है। वैसे भी उन्होंने विलियम पर हमला करने का डिसीजन किया। हैप्पी फेस ने विलियम को बताया कि अब वो दादी माँ का एक स्लेव है और उनका घर पास में ही है। विलियम ने पूछा कि क्या उसका इस तरह बाहर रहना ठीक है, और हैप्पी फेस ने जवाब दिया कि दादी माँ ने कहा है कि जब तक काम का समय न हो तब तक ठीक है। ये सुनकर विलियम मुस्कुराया और कहा कि दादी माँ जरूर एक काइंड मास्टर होंगी। फिर हैप्पी फेस ने पूछा कि विलियम पहले क्यों रो रहा था, लेकिन इससे पहले कि विलियम जवाब दे पाता, कई हथियारबंद आदमी उन्हें घेरते हुए सामने आ गए। विलियम ने हैप्पी फेस के कान में फुसफुसाते हुए जल्दी से घुटने टेकने को कहा, लेकिन हैप्पी फेस खड़ा रहा। विलियम तुरंत घुटनों पर बैठ गया और अपने पास के सारे पैसे निकाल दिए। गुंडों ने हंसते हुए उससे कहा कि उन्हें उसके पैसे नहीं चाहिए, उनका टारगेट उसके माता पिता हैं और वे उसे किडनैप करने आए हैं। जैसे ही वे करीब आए, हैप्पी फेस ने अचानक उनमें से एक पर अनबिलीवेबल तेजी से वार किया और इससे पहले कि कोई देख पाता कि क्या हुआ है, उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर एक और तेज हरकत में उसने दूसरे ठग को जोर से मारा और उसे तुरंत गिरा दिया। बाकी लोगों को रियलाइज हुआ कि ये वही लड़का है जिसने उनके आदमियों को गिराया है। उनका लीडर चिल्लाया कि उसे मार दो। उन्होंने एक साथ हमला किया, लेकिन उनका कोई भी वार नहीं लगा। हैप्पी फेस ने हर वार से बचा और भारी मुक्कों से काउंटर अटैक किया। एक के बाद एक उन्हें गिराता गया। जब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके पास कोई मौका नहीं है, तो वे मुड़े और भाग गए। विलियम हैरान खड़ा था। ये देखकर शॉक्ड था कि हैप्पी फेस ने निहत्थे हाथों से हथियार बंद आदमियों को हरा दिया है। आखिर वो अरीना का चैंपियन है। जैसे ही उन्होंने गिरे हुए थग्स को देखा, विलियम को उनमें से एक के पास एक पोस्टर मिला। ये उसी समूह के लिए एक वांटेड नोटिस था जिसे हैप्पी फेस ने अभी अभी हराया था। विलियम ने बताया कि वे एग्जाइल क्लाउन्स हैं, जो किंगडम में फैली सबसे बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। हाल ही में उनका इन्फ्लुएंस कैपिटल तक पहुंचने लगा है और किंग ने सभी एग्जाइल क्लाउन्स पर बाउंटी रखी है। विलियम ने हैप्पी फेस से कहा कि अगर वे पकड़े गए थग्स को अथॉरिटीज को सौंप देते हैं तो वे बाउंटी का दावा कर सकते हैं। वे क्रिमिनल्स को पास की चौकी पर ले गए, लेकिन वहां के ऑफिसर ने कहा कि स्लेव्स बाउंटी का पैसा नहीं ले सकते। विलियम ने समझाने की कोशिश की कि हैप्पी फेस उसका दोस्त है, लेकिन ऑफिसर ने दोहराया कि इससे उसके स्लेव स्टेटस में कोई बदलाव नहीं आता। तेजी से सोचते हुए विलियम ने सब कुछ अपने नाम पर रजिस्टर करवाया, पेपर वर्क पूरा किया, पेमेंट रिसीव किया और सारा पैसा हैप्पी फेस को दे दिया। उसने उससे कहा कि बाजार से कुछ खाने का सामान खरीद लो, लेकिन हैप्पी फेस ने चुपचाप एडमिट किया कि उसे चीजें खरीदना नहीं आता। विलियम मुस्कुराया और उससे कहा कि अगली बार वो उसे सिखाएगा। दोनों ने थोड़ी देर बात की और गहरे दोस्त बन गए। उन्होंने फिर से मिलने का प्रॉमिस किया और फिर अलग हो गए। अगले दिन विलियम कोर्ट में पेश हुआ। उसके माता पिता ऑडियंस के बीच ईगरली बैठे थे और उसका सीनियर भी आ गया था, अपने सिर पर पट्टी बांधे हुए जैसे उसे चोट लगी हो। जज ने अनाउंस किया कि मामले को ठीक से संभाला गया है और विलियम एक और छात्र पर हमला करने का गिल्टी है, जो पनिशमेंट का हकदार है। लेकिन फिर सभी के शौक के लिए जज ने विलियम की छाती पर एक मेडल रखा। उसने अनाउंस किया कि किंग के आदेश से विलियम की पनिशमेंट रद्द कर दी गई है, क्योंकि उसने किंगडम के कुछ सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ा है। किंग ने उसे एक और मौका दिया है। विलियम का सीनियर स्टंड खड़ा था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। उसने गुस्से में अपनी नकली पट्टी फाड़ दी। जेलसी से भरकर वो सोचने लगा कि विलियम के माता पिता ने इस रिजल्ट के लिए कोर्ट को रिश्वत दी होगी। इस बीच पिछली रात हैप्पी फेस ठीक से सो नहीं पाया था। उसके शरीर में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे सुइयां उसकी मसल्स में चुभ रही हों। उसने सोचा कि ये भूख थी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये लड़ने की भूख थी। उसका बॉडी तभी पीस महसूस करता है जब वो बदमाशों से लड़ता है। उस रात वो आखिरकार गहरी नींद सोता है और सुबह फ्रेश होकर उठता है। अगले दिन यंग विनी आखिरकार अपनी दादी के घर पहुंचती है। वो नए स्लेव के बारे में पूछती है और उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लाई है। जब ओल्ड महिला हैप्पी फेस को बाहर बुलाती है तो उसे देखते ही विनी पूरी तरह से स्पीचलेस खड़ी रह जाती है।
वो अपने दादाजी की ओर मुड़कर पूछती है कि क्या ये लंबा चौड़ा मुस्कुराता हुआ आदमी वही बच्चा है जिसके बारे में उन्होंने उसे बताया था। हैप्पी हमेशा की तरह खुश और फ्रेंडली हाथ हिलाकर ग्रीट करता है और अपना इंट्रोड्यूस देता है। थोड़ी देर बाद जब वो दादाजी के कान में फुसफुसाती है कि ये आदमी अरीना से आया है, तो ये उसे अनकंफर्टेबल कर देता है। उसके दादाजी हमेशा की तरह शांत कहते हैं कि वे कुछ और दिनों तक उसे देखेंगे। जो कुछ उन्होंने देखा है, आदमी एक अच्छा पर्सन लगता है। वो कड़ी मेहनत करता है, हर काम विलिंगली करता है और दादी को फिर से हंसा भी देता है, जो उन्होंने सालों से नहीं किया था। हैप्पी बैरल उठाता है, खेत में हेल्प करता है और सब कुछ मुस्कुराते हुए करता है। विनी अभी भी कॉशियस है, लेकिन वो उसके हंसमुख नेचर को इग्नोर नहीं कर सकती। एक सुबह साफ आसमान के नीचे विनी खुद लकड़ी काटने का डिसीजन करती है। वो कंटिन्यूअसली काम करती रहती है जब हैप्पी पानी की बाल्टियां लेकर आता है और खुशी खुशी उसे बताता है कि नहाने का पानी तैयार है। विनी उसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कहती है और बताती है कि वो अपना काम खत्म करने के बाद आएगी। हैप्पी पास में बैठ जाता है और कहता है कि वो अब से लकड़ी काटना लर्न करना चाहता है। वो कहता है कि ये उसका काम होगा। विनी मुस्कुराती है और कहती है कि वो उसे सिखाएगी। वो पहले कुल्हाड़ी चलाती है। वो थोड़ा चूक जाती है और लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा हैप्पी के पैरों के पास गिर जाता है। थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर वो समझाती है कि आग जलाने के लिए बारीक लकड़ी के टुकड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर वो दोबारा ट्राई करती है और इस बार कंप्लीटली सही मारती है। लकड़ी के लट्ठे को क्लीन 2 पार्ट्स में चीर देती है। हैप्पी उसकी स्किल पर एंथुजियास्टिकली ताली बजाता है और खिड़की से उसके दादाजी उन्हें मुस्कुराते हुए देखते हैं, ये सोचते हुए कि वे आखिरकार एक दूसरे के साथ गेट अलोंग कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद दादी आती हैं और विनी को बताती हैं कि लकड़ी काटने की कोई नीड नहीं है। हैप्पी ने रात भर में ही बहुत सारी लकड़ी काट ली है। सरप्राइज्ड होकर विनी उससे पूछती है कि उसने क्यों कहा कि उसे लर्न करने की नीड है। हैप्पी बताता है कि उसने पिछली रात पहली बार ट्राई की थी, लेकिन उसके बाद उसके कंधे में दर्द होने लगा, इसलिए वो सही टेक्निक लर्न करना चाहता है। विनी उसे धीरे से डांटती है, कहती है कि उसे बताना चाहिए था, लेकिन उसकी नॉर्मल मुस्कान देखकर वो समझ जाती है कि वो माइंड नहीं करता। दादी हैप्पी को रेस्ट करने के लिए कहती हैं, जबकि विनी चुपचाप उसे एडमायर करती है। उस रात विनी हैप्पी को खेत छोड़ते हुए देखती है और वरीड हो जाती है। जब वो अपनी दादी से इसके बारे में पूछती है, तो वे समझाती हैं कि उन्होंने उसे काम के घंटों के बाद कहीं भी फ्रीली जाने की परमिशन दी है। दादाजी ऐड करते हैं कि वो पिछली रात भी उसी समय बाहर गया था। जब वो ये जानने के लिए क्यूरियस होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो इस बीच हैप्पी विलियम के घर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। विलियम की छोटी बहन दरवाजा खोलती है। जब वो पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, तो विलियम उसे बताता है कि वो लाइब्रेरी जा रहा है और वे दोनों साथ निकल जाते हैं। विलियम सरप्राइज्ड भी है और खुश भी है। हैप्पी पूछता है कि क्या उसका इस तरह बाहर रहना ठीक है। विलियम उसे अश्योर करता है कि ये ठीक है। आखिरकार हैप्पी ने उसकी जान बचाई है। विलियम कहता है कि वो उसे आज बाजार ले जाएगा, लेकिन फिर हैप्पी गांव से इकट्ठा किया हुआ एक वांटेड पोस्टर निकालता है। वो कहता है कि वो ऐसे लोगों के पीछे जाना चाहता है, वो ऐसे क्रिमिनल्स से लड़ना चाहता है, लेकिन एडमिट करता है कि वो पढ़ नहीं सकता, इसलिए उसे विलियम की हेल्प की नीड है। वे बाउंटी मनी को स्प्लिट करने का डिसीजन करते हैं, जैसे उन्होंने अपनी पिछली हंट में किया था। विलियम अग्री हो जाता है, पार्टली बिकॉज हैप्पी ने एक बार उसे बचाया था और पार्टली बिकॉज वो हैप्पी की स्ट्रेंथ से अमेज्ड है। इसके अलावा हैप्पी को लड़ाइयों की नीड है। वे एकमात्र ऐसी चीजें लगती हैं जो उसे रात में होने वाले स्ट्रेंज पेन को रिड्यूस करती हैं। ये उनकी नाइटली रूटीन बन जाती है। वे अंधेरा होने के बाद बाउंटी हंटिंग पर जाते हैं और एक साथ पैसे कमाते हैं। लेकिन विलियम के घर वापस डाउट बढ़ने लगता है। उसका फैमिली सोचता है कि वो हर रात कहाँ जाता है। उसकी बहन रोती है कि वो अब उसके साथ नहीं खेलता। इस बीच फार्म हाउस पर विनी को हैप्पी के कमरे में बाउंटी हंट से मिले कॉइन्स मिलते हैं और वो सोचने लगती है कि वो हर रात क्या कर रहा है। उसी समय खेत से ज्यादा दूर नहीं, एक केव के अंदर आयरन जायंट ने पहले ही कई सोल्जर्स को डिफीट दे दिया है और एक हिडन ट्रेजर पर क्लेम करने वाला है। जब हैप्पी और विलियम आखिरकार उसे ढूंढते हैं, तो ये सबसे बड़ा बाउंटी होता है जिसका उन्होंने कभी फेस किया है। विलियम थोड़ा डर महसूस करता है। उन्होंने केवल छोटे बाउंटी टारगेट्स का हंट करने पर अग्री किया था, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजरस लगता है। आयरन जायंट उन्हें चुपचाप चले जाने की वार्निंग देता है। विलियम वरी में इधर उधर देखता है, ये रियलाइज करते हुए कि उस आदमी ने इतने सारे सोल्जर्स को अलोन डिफीट दिया है और वो हैप्पी से जाने का अर्ज करता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोक पाता, हैप्पी सडनली जायंट पर अटैक कर देता है। आयरन जायंट उस वार को इजीली रोक देता है और कहता है
कि उसने किसी को खाली हाथों अटैक करते हुए एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो कमेंट करता है कि हैप्पी के बॉडी को मेटल आर्मर पर इस तरह स्ट्राइक करने के बाद दर्द हो रहा होगा, लेकिन हैप्पी बस मुस्कुराता रहता है। फिर जायंट भारी अटैक्स की एक सीरीज शुरू करता है। हैप्पी हर एक को ग्रेट स्पीड से डॉज देता है, लेकिन आखिरकार जायंट एक हिट लगाने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिससे हैप्पी जमीन पर गिर जाता है। विलियम इमीडिएटली आगे बढ़ता है, जायंट को रोकने की ट्राई करता है। आंखों में टीयर्स लिए वो कहता है कि अरीना में हैप्पी की लड़ाइयां कभी भी क्रूअल नहीं लगती थीं। उसे हमेशा श्योर था कि हैप्पी जीतेगा और इसीलिए वो उसे फिर से लड़ते हुए देखना चाहता था। वो एग्जाइल क्लाउन्स को पकड़ने में हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स देता है, जिसके रीजन उसे स्कूल में लौटने की परमिशन मिल गई है। इसीलिए जब हैप्पी उसके पास आया तो उसने हेल्प करने का डिसीजन किया, लेकिन अब उसे रियलाइज हो गया था कि ये अरीना नहीं है और वो हैप्पी को सिर्फ लड़ने के लिए मौत के मुंह में धकेलना नहीं चाहता था। माफी मांगते हुए उसके चेहरे से टीयर्स बह रहे थे। हालांकि जायंट ने फिर से अटैक किया, लेकिन इस बार हैप्पी तेजी से बढ़ा और लास्ट मोमेंट में विलियम को बचा लिया। फिर हैप्पी ने बताया कि सब कुछ, उसकी एपरेंट वीकनेस, उसका गिरना, सब एक नाटक था। हैप्पी ने तब विलियम को अपने फॉर्मर मास्टर के बारे में बताया, एक ऐसा आदमी जिसे स्ट्रेंथ का पैशन था। हर बार जब हैप्पी किसी ओपोनेंट को डिफीट देता तो उसका मास्टर दुनिया भर से एक स्ट्रांग ओपोनेंट ले आता था, लेकिन बिकॉज हैप्पी हमेशा लड़ाइयों को बहुत जल्दी फिनिश कर देता था, उसके मास्टर को कोई प्रॉफिट नहीं होता था और वो गुस्से में आ जाता था। इसलिए हैप्पी ने भीड़ का एंटरटेन करने के लिए स्ट्रगल करने का नाटक करना सीख लिया था। हालांकि सच में लड़ना उसके लिए कभी प्रॉब्लम नहीं थी। उसने जायंट का वेपन उसे लौटा दिया और समझाना कंटिन्यू रखा कि उसने कभी इसलिए लड़ाई नहीं की बिकॉज उसे इसमें मजा आता था। उसने लड़ाई की बिकॉज अगर वो नहीं लड़ता तो उसे टॉर्चर करके मार दिया जाता। वो आदत उसके भीतर इतनी गहराई तक दब गई है कि अरीना के बाहर भी वो लड़ना बंद नहीं कर सकता, इसीलिए वो कंटिन्यूअसली लड़ता रहता है। जायंट ने बार बार अटैक किया, लेकिन इस बार अपने पूरे एफर्ट के बावजूद वो एक भी हिट नहीं मार पाया। हैप्पी ने एक बार काउंटर अटैक किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। जायंट फिर से उठा, थका हुआ। हैप्पी विलियम की ओर मुड़ा और कहा कि वो ग्रेटफुल है कि विलियम उसकी केयर करता है, लेकिन अगली बार उसे बचाने के लिए अपनी जान रिस्क में नहीं डालनी चाहिए। आखिरकार विलियम ही ओनली पर्सन है जिसने उसे कभी फ्रेंड कहा है, और अगर विलियम को अभी भी श्योर नहीं है कि वो जीत सकता है तो वो उसे कुछ ऐसा दिखाएगा जिससे कोई डाउट नहीं रहेगा। वो अपनी पूरी पावर दिखाएगा। जायंट उसका मजाक उड़ाते हुए हंसा, ये कहते हुए कि उसे मिली हुई टूटी हुई भाला यूजलेस होगी। उनके चारों ओर सैनिकों की टूटी हुई तलवारों के रिमेन्स पड़े थे और उसने ताना मारा कि भाला उसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अचानक हैप्पी ने भाला सीधे उसकी ओर फेंका। उस आदमी ने जल्दी से अपनी शील्ड उठाई उसे रोकने के लिए, लेकिन जब उसने फिर से ऊपर देखा तो हैप्पी पहले से ही उसके सामने था, ट्रिमेंडस फोर्स से वार करता हुआ। भाला आर्मर प्लेट्स के बीच से छेदता है, जायंट को थोड़ा जमीन से ऊपर उठाता है। हैप्पी उसे बताता है कि जितना ज्यादा वो रेजिस्ट करेगा उतना ज्यादा दर्द महसूस करेगा। आदमी बैलेंस खोने लगता है, उसकी तलवार उसके हाथ से फिसल जाती है और आखिरकार वो हार कर गिर जाता है। हैप्पी उसे जमीन पर फेंक देता है, लड़ाई फिनिश कर देता है। विलियम पूरी तरह से शॉक में देखता है। हैप्पी उसे अश्योर करता है कि वरी की कोई बात नहीं है, आदमी बस अनकॉन्शियस है। हैप्पी फिर कहता है कि उसके पुराने मास्टर को बहुत जल्दी फिनिश होने वाली लड़ाइयां कभी पसंद नहीं थी। विलियम का चेहरा चमक उठा, कहता है ये एक इनक्रेडिबल फाइट है, उन्होंने एक मेजर क्रिमिनल को डिफीट दिया है। उसने डिसीजन किया कि वो अब हैप्पी की लड़ाइयों के बारे में वरी नहीं करेगा और अब से उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट करेगा। थका हुआ हैप्पी कहता है कि वो कई दिनों से नहीं सोया है और उसे नींद आ रही है। वो अपनी टोकरी के पास जाता है और लेट जाता है। इससे पहले कि विलियम कुछ और कह पाता, हैप्पी पहले ही सो चुका होता है। विलियम एक मोमेंट के लिए सोचता है कि उसे इस इंसिडेंट की रिपोर्ट करनी चाहिए। फिर उसकी नजर उस भाले पर पड़ती है जिसे हैप्पी ने फेंका था। अजीब बात है, उस पर कोई खून नहीं है, केवल हल्के निशान हैं। विलियम सोचता है कि क्या हैप्पी ने आर्मर को तोड़ने के लिए किसी हिडन वेपन का यूज किया था। उसने गिरे हुए नाइट के बॉडी को पलटकर डैमेज की जांच की। तभी कमांडर सैनिकों के एक ग्रुप के साथ आता है जो एक घायल सर्वाइवर की रिपोर्ट पर रिएक्ट कर रहे थे। विलियम के हाथ में भाला और उसके बगल में गिरे हुए वांटेड क्रिमिनल को देखकर वे अज्यूम कर लेते हैं कि विलियम ही वो है जिसने जायंट को डिफीट दिया था।
वे उसका नाम पूछते हैं और जब वो विलियम कहता है तो वे तुरंत पहचान जाते हैं। उन्हें एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के बारे में रूमर्स याद आती हैं जो हॉबी के रूप में बाउंटीज का हंट करता है, वही जिसने हाल ही में एग्जाइल क्लाउन्स के मेंबर्स को पकड़ा था। विलियम हिचकिचाता है, ये डिसाइड नहीं कर पाता कि उन्हें सच बताना चाहिए या नहीं, लेकिन सिचुएशन उसे कोई और ऑप्शन नहीं देती। सैनिक उसे बताते हैं कि वो जा सकता है, उसका बाउंटी रिवॉर्ड प्रोसेस किया जाएगा। वो सो रहे हैप्पी को अपने कंधों पर उठाता है और बैटलफील्ड से दूर चला जाता है। इस बीच कमांडर भाले को करीब से देखता है और अपने आदमियों से फुसफुसाता है कि ये किल में यूज किया गया वेपन नहीं हो सकता। आसपास किसी भी वेपन पर ताजे खून का कोई निशान नहीं है। उसे बिलीव नहीं होता कि एक स्टूडेंट आयरन जायंट को डिफीट सकता था या एग्जाइल क्लाउन ग्रुप को पकड़ सकता था। सच में हैप्पी ने कोई वेपन यूज नहीं किया था, उसने आर्मर्ड वॉरियर को खाली हाथों डिफीट दिया था। कहीं और एग्जाइल क्लाउन ग्रुप के बचे हुए सैनिक जिन्हें हैप्पी ने पहले डिफीट दिया था, अब अपने फ्यूरियस लीडर के सामने घुटनों के बल बैठे हैं। उन्हें बांधा गया है बिकॉज वो उन्हें याद दिलाता है कि उनके ग्रुप ने कभी पीछे न आने की ओथ खाई थी, फिर भी उन्हें एक सिंगल स्टूडेंट ने डिफीट दिया था। गुस्से में लीडर ने उन तीनों को मार डाला जो फेल रहे थे और दूसरों को वार्निंग दी कि वे इस किंगडम से अपनी लास्ट ब्रेथ तक लड़ेंगे। फिर वो अपने बगल में बैठी एक लड़की की ओर मुड़ता है और स्टूडेंट के बारे में पूछता है। वो जवाब देती है कि उन्होंने उसे पहले ही ढूंढ लिया है, उसका नाम विलियम था और वो एंटरटेनमेंट के लिए बाउंटीज का हंट करता था। उनका अगला टारगेट अब डिसाइडेड है, विलियम खुद। उसी समय विलियम का फॉर्मर सीनियर स्टूडेंट अपने अमीर पिता के सामने चिल्लाता है। ये इंसिस्ट देकर कहता है कि विलियम ने पनिशमेंट से बचने के लिए रिश्वत दी होगी। उसके पिता उसे एक एनवेलप देते हैं और उसे बताते हैं कि जो लोग उनके फैमिली को एम्बैरस करने की ट्राई करते हैं उनके साथ क्या होता है, वो सबको दिखाए। जब बेटा पूछता है कि ये क्या है तो पिता कहते हैं कि ये उनके सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ब्रायंस कवेनेंट से रिलेटेड है और उसे विलियम के पीछे भेजने और उसे फिनिश करने का ऑर्डर देते हैं। बाद में मारे गए एग्जाइल क्लाउन ग्रुप के मेंबर्स के कॉर्पसेस पाए जाते हैं। उन्हें इकट्ठा करने के लिए ओल्ड ग्रेव डिगर अपने अप्रेंटिस सिगार के साथ आता है। वो क्वेश्चन करता है कि कोई पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया और इतने सीरियस केस को इतनी जल्दी कैसे बंद किया जा सकता है, ये बताते हुए कि घाव क्लियरली दिखाते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी डेथ नहीं है। बूढ़ा आदमी उसे याद दिलाता है कि जस्टिस के टुवर्ड्स उसका पैशन उसे बहुत महंगा पड़ सकता है। ठीक पिछली बार की तरह जब उसकी रिपोर्ट ने उन दोनों को ऑलमोस्ट मुश्किल में डाल दिया था। वो ऐड करता है कि ये कॉर्प्स वांटेड क्रिमिनल्स के हैं, इसलिए कोई रियली केयर नहीं करता है। जैसा कि सिगार कॉर्प्सेस की जांच करता है, वो पुराने घावों को नोटिस करता है, उसी तरह के घाव जो अरीना से कॉर्प्स पर देखे गए थे। तभी विनी आती है और बूढ़े आदमी को बताती है कि वो अपनी अपोथेकरी से रिक्वेस्टेड हर्ब्स लाई है। ग्रेव डिगर उसके दादाजी के हेल्थ के बारे में पूछता है और उससे हर्ब्स लेता है। फिर विनी सिगार के पास जाती है, उसे हर्ब्स का एक बंडल देती है और बताती है कि वो उसके लिए भी कुछ लाई है। सिगार उसे थैंक्स देता है। उसके बाद विनी बूढ़े आदमी से फुसफुसाती है कि उसका अप्रेंटिस उसके साथ 1 महीने से ज्यादा समय से रह रहा है, ऐसा लगता है कि वो उससे फैसिनेटेड हो गया है। ग्रेव डिगर जवाब देता है कि सिगार अच्छा काम करता है लेकिन थोड़ा स्ट्रेंज है। विनी कहती है कि उनके घर में भी एक स्लेव है जो स्ट्रेंज है। वो उसे बताती है कि लड़का ऑफन रात में घर से बाहर चला जाता है और उसके बिस्तर के नीचे कॉइन्स की एक थैली मिली है। उसे डर है कि वो किसी डेंजरस चीज में इन्वॉल्व हो सकता है बिकॉज वो एक स्किल्ड फाइटर भी है। सिगार सुन लेता है और कहता है कि अरीना चला गया है, वे फाइटर्स या तो मर चुके हैं या डेंजरस क्रिमिनल्स हैं। इफ कोई बचा है तो इसका मतलब है कि उनके पीछे एक पावरफुल फोर्स है, एक ऐसा हाथ जिसे किंग भी नहीं छू सकता था। वो वार्निंग देता है कि शायद उसकी दादी ने अननोइंगली एक डेंजरस आदमी को स्लेव के रूप में रख लिया है। वो फिर विनी से स्लेव से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगता है, कहता है कि वो उसकी बैकग्राउंड ट्रेस करने में हेल्प कर सकता है। विनी उस रात उन पेपर्स की जांच करने के लिए अग्री हो जाती है और वे दोनों चले जाते हैं। उसी रात हैप्पी अभी भी सो रहा है। विलियम आखिरकार उसे घर ले आता है। हैप्पी को ऐसे देखकर सब अलार्म हो जाते हैं, लेकिन विलियम उन्हें अश्योर करता है कि वो बस सो रहा है। विलियम तब उन्हें सब कुछ बताता है, वो हर रात कैसे बाउंटी हंटिंग पर जाता है, हैप्पी ने अरीना में कैसे अपना लाइफ बिताया है, फेशियल नर्व डिसऑर्डर से सफर कर रहा है और वहां सहे गए पेन के रीजन सो नहीं पाता है। लड़ना ही ओनली लाइफ है जिसे वो जानता है। कहानी सुनकर दादी रोने लगती हैं, जबकि दादाजी चुपचाप सुनते हैं। विनी के डाउट्स आखिरकार फिनिश हो जाते हैं। विलियम तब बताता है कि हैप्पी वही है जिसने उसकी जान बचाई थी, वो उसका बहुत बड़ा डेटर है। अलविदा कहकर विलियम चला जाता है। जब सुबह होती है तो हैप्पी ये देखने के लिए उठता है कि विनी उसके बगल में है। वो धीरे से पूछती है कि उसने कभी किसी को क्यों नहीं बताया कि वो दर्द के रीजन सो नहीं पाता है।
है। उसने हमेशा उसे मिसअंडरस्टूड किया था। हैप्पी कहता है कि अगर वो यूजलेस हो जाता है तो उसे फेंक दिया जाएगा। अरीना में ऐसे ही काम करता था। विनी उसे बताती है कि वो यहाँ स्लेव नहीं है, ये अब उसका घर है। उसकी दादी उसे अपना बच्चा मानती है। वो प्रॉमिस करती है कि उसे वरी करने की कोई बात नहीं है और वो उसे ठीक कर देगी। वो हर्बल मेडिसिन में स्किल्ड है। हैप्पी में होप की एक हल्की किरण दिखाई देती है और वो अग्री हो जाता है। जब विनी उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है तो वो अचानक एक रिंग निकालता है, उसे दिखाता है और उसकी उंगली में डाल देता है। विनी हांफती है, ब्लश करती है और एम्बैरेसमेंट में चिल्लाती है, ये एक वेडिंग रिंग है। हैप्पी ना समझते हुए पूछता है कि इसका क्या मतलब है। उसकी इनोसेंट कंफ्यूजन उसे स्पीचलेस छोड़ देती है। फिर दादाजी आते हैं, हैप्पी को पैसे की एक थैली देते हैं और उससे बताते हैं कि ये बाउंटी रिवॉर्ड है जो उसके दोस्त ने छोड़ा था। हैप्पी रिफ्यूज करता है, उन्हें इसे रखने के लिए कहता है बिकॉज वो अब नहीं लड़ेगा, विनी उसे ठीक कर देगी। बूढ़ा आदमी उसे प्राउडली गले लगाता है और जल्द ही दादी भी ज्वाइन हो जाती हैं, उसकी वार्मली प्रेज करती हैं। हैप्पी फिर 2 और रिंग्स निकालता है और उन्हें दादाजी और दादी को गिफ्ट में देता है, जिससे सब हंसने लगते हैं। इस बीच विनी सिगार को एक लेटर भेजती है जिसमें बताया गया है कि मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है और वरी करने की कोई नीड नहीं है। उसी समय विलियम और एक सीनियर स्टूडेंट पास में बात कर रहे होते हैं। सीनियर विलियम को फ्लैक्ट्री से लुभाने की ट्राई करता है, जबकि विलियम गुस्से में रहता है और कहता है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए। सीनियर रिपेंटेंस का नाटक करते हुए घुटनों के बल गिर जाता है, माफी मांगता है और एक और मौका मांगता है। आखिरकार विलियम अग्री हो जाता है और उसके साथ चला जाता है। दूर से देखते हुए सिगार सीनियर के नकली नाटक पर फनी कमेंट करता है, जबकि सीनियर सीक्रेटली खुद को सोचता है कि विलियम रियली एक फूल है। इस बार वो सीधे उसके जाल में फंस रहा है। विलियम भी सीनियर को डाउट की नजर से देख रहा है। भले ही सीनियर बार बार माफी मांगता रहता है, लेकिन अचानक वो माफी बिट्रेयल में बदल जाती है। सीनियर उसे एक ऊंचाई से धक्का दे देता है, जिससे विलियम जमीन पर गिर जाता है। उसे जोर से चोट लगती है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। इससे पहले कि वो ठीक हो पाता, 3 नकाबपोश आदमी उसे पकड़ लेते हैं। वे सीनियर के हायर्ड थग्स हैं। वे विलियम को एक अननोन घर ले जाते हैं, जहां वे उसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। सीनियर उसे बताता है कि उसने उसे स्टार्टिंग से ही कभी पसंद नहीं किया था। दर्द में विलियम कहता है कि उसने कभी कुछ गलत नहीं किया, ये हमेशा सीनियर ही था जिसने उसके साथ बैड बिहेवियर किया, तो फिर ये हेट क्यों? सीनियर उसे बताता है कि उसके जैसे फूल सोचते हैं कि सिर्फ एफर्ट से ही सक्सेस मिलती है, जबकि रियलिटी में सच्चा रिस्पेक्ट सिर्फ पावर से आता है। वो कहता है कि जब लोग सुनेंगे कि विलियम मर चुका है तो वे सेलिब्रेट करेंगे। फिर वो अपने आदमियों को काम फिनिश करने का ऑर्डर देता है और बाहर वेट करने के लिए निकल जाता है। लेकिन एक दूर की छत पर सिगार सब कुछ देख रहा है। वो थग्स को पहचानता है। वे सेटल कलर्स मर्सनरीज हैं, जिन्हें अमीर नोबल्स अपने एनिमी से निपटने के लिए किराए पर लेते हैं। सिगार अपना डैगर निकालता है और उस घर की ओर बढ़ने लगता है जहां विलियम को रखा गया है। अंदर विलियम मुश्किल से होश में है। थग्स उसे बताते हैं कि वे उसे मारने से पहले उसे सफरिंग देंगे। विलियम का मन भटकता है, क्या ऐसे ही उसकी डेथ होगी? उसने सोचा था कि वो दुनिया में चेंज लाने के लिए आया था, फिर भी अब वो अमीरों के एरोगेंस के नीचे कुचल कर मर जाएगा। अचानक कोई अनबिलीवेबल स्पीड से खिड़की से अंदर आता है। सिगार शॉक में जम जाता है जब वो देखता है कि वो कौन है। एग्जाइल क्लाउन ग्रुप की महिला वो विलियम के सामने खड़ी है, उसे करीब से देख रही है। उसकी कंडीशन देखकर उसे डाउट होता है कि वो वही आदमी हो सकता है जिसने उनके 5 मेंबर्स को डिफीट दिया था। उसे याद आता है कि उसने सुना था कि उस रात 2 लोग इन्वॉल्व थे, जिसका मतलब है कि ये लड़का रियल फाइटर नहीं है। थग्स उसे वार्निंग देते हैं कि वो चली जाए इससे पहले कि वो खुद को मरवा ले, लेकिन बिना किसी हेजिटेशन के वो अपनी तलवार निकालती है। एक तेज और पावरफुल स्ट्राइक में वो उन सभी को मार देती है। विलियम सरप्राइज्ड है। अंदर छिपा सिगार ऑब्जर्व करता रहता है। वो सोचता है कि विलियम रियली कौन है। नोबल्स उसे मरवाना चाहते हैं और अब एग्जाइल क्लाउन ग्रुप भी उसके पीछे पड़ा है। ये उसके लिए संभालने के लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन है। वो चुपचाप चले जाने का डिसीजन करता है। इस बीच महिला ये जानने की डिमांड करती है कि विलियम के साथ कौन था। वो अपनी ब्लेड उसके गले के पास रखती है, उसे एक फाइनल वार्निंग देती है। उसी मोमेंट विलियम को याद आता है कि हैप्पी फेस ने उसे एक बार क्या बताया था। उसके रीजन कभी अपनी जान रिस्क में नहीं डालना। वो चुपचाप हैप्पी से माफी मांगता है। उसकी आंखों में टीयर्स भर आते हैं और आखिरकार उसका नाम फुसफुसाता है। हैप्पी फेस एक फॉर्मर अरीना स्लेव जो अब फार्म पर रहता है। सिगार अपनी हाइडिंग प्लेस से सब कुछ सुन लेता है। उसी समय उसी फार्म पर बहुत दूर हैप्पी खुद से बात कर रहा है। उसने अब लड़ाई न करने का प्रॉमिस किया है और अब अपने दोस्त विलियम के लिए एक गिफ्ट बना रहा है, इस बात से अनजान कि विलियम को इस समय किस डेंजर का फेस करना पड़ रहा है।